नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत की खबर। मैं हूं सौरभ शर्मा और हमारे साथ हैं इंडिया टीवी के पॉलिटिकल एडिटर देवेंद्र पराशर। देवेंद्र, बहुत स्वागत है आपका। चलें, आज कुछ और देश के राज्यों में जहां चुनाव हुए थे कुछ और क्लैरिटी मिल गई है। शुभेंदु अधिकारी बीजेपी के विधायक दल के नेता चुने गए हैं, मतलब वो अब अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। कल वो शपथ लेंगे बंगाल की। और तमिलनाडु में भी साफ दिख गया है कि डीएमके के खेमे में जो छोटी पार्टियां थीं, कांग्रेस, वीसीके, सीपीएम, सीपीआई, इन्होंने फैसला कर लिया विजय को समर्थन देने का। जो उनके शॉर्टफॉल थी विधायकों की, वो ये छोटे दल पूरी कर देंगे। कांग्रेस तो पहले ही चली गई थी और उसकी वजह से इंडिया गठबंधन टूट भी गया। डीएमके ने तो लोकसभा के स्पीकर को चिट्ठी लिख के मांग कर दी है कि हमारी बैठने की जगह भी अलग कर दी जाए, क्योंकि अब हम इंडिया ब्लॉक के सदस्य नहीं हैं, तो कांग्रेस पार्टी के साथ हमारे बैठने की व्यवस्था ना रखें, हमको अब अलग मान के चलिए आप। तो ये तो एक तरीके से औपचारिक ऐलान है कि इंडिया गठबंधन टूट गया। बंगाल की बात कीजिए तो अखिलेश यादव ममता बनर्जी से मिलने गए, स्टालिन से मिले और पोस्ट किया कि हम उनमें से नहीं हैं जो बुरे वक्त में साथ छोड़ दें। वो भी सीधे सीधे कांग्रेस को ताना मार रहे हैं। तो ये विपक्ष का जो बात आपसे आगे हम करेंगे कि अगर इंडिया गठबंधन यहीं टूट गया, यहीं बिखर गया, तो फिर अब 3 साल तक वो अस्तित्व में ही नहीं रहेगा। तो 29 में नरेंद्र मोदी की राह क्या अब और प्रशस्त और आसान दिखाई दे रही है। लेकिन इसकी बात करने से पहले एक कहानी देवेंद्र मुझे भी सुना रहे थे, वो आपको सुननी चाहिए कि बंगाल में परिवर्तन क्यों जरूरी था और क्यों हुआ। और फिर हम इसके आगे बात करेंगे, अमित शाह क्या बोले और शुभेंदु अधिकारी ने क्या बोला। एक फिल्मी कहानी सुनाएंगे आपको देवेंद्र, बड़ी मजेदार कहानी है वो। और सर वाकई कि बंगाल में गवर्नेंस कितना ज़रूरी है और क्या वहाँ पर स्थिति है, बंगाल के लोगों के लिए कितना ज़रूरी है, वो उसके लिए एक आज एकदम से कहें ना कि आई ओपनर स्टोरी सुनने को मिली है। फिल्म स्टार हैं विवेक ओबेरॉय। जी जी बिल्कुल। उनकी कंपनी साथियाँ इस तरह की मूवीज़ में आए थे, बड़े स्टार हैं बॉलीवुड के। उनका ये कहना था, उन्होंने एक वाक़या सुनाया और ये लेफ्ट की सरकार और टीएमसी की सरकार ने बंगाल में कैसा ढांचा खड़ा रखा। ये टीएमसी के पहले के दौर की बात है, 2004 के आसपास, लेकिन वही ट्रेंड लगातार चला आ रहा है। मणिरत्नम साउथ के एक बड़े डायरेक्टर, और साउथ ही नहीं, हिंदी में भी 7 से 8 मूवी उन्होंने बनाई है, जैसे दिल से, छैया छैया वाला, गुरु, रोजा, बॉम्बे, रावण, बहुत सारी मूवी बनाई थी। साथिया में भी बहुत बड़े स्क्रीन प्ले लिखा था, डायरेक्शन नहीं था साथिया का, लेकिन स्क्रीन प्ले लिखा था। विवेक ओबेरॉय के साथ उनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है और वो ऐसे डायरेक्टर हैं जो कि गोल्डन लाइट में काम करना पसंद करते हैं। विवेक ओबेरॉय का ये कहना था कि गोल्डन लाइट मतलब ये कि सुबह सुबह सूर्योदय के साथ 6 बजे उनका रोल शुरू हो जाता है और आप कितने भी बड़े स्टार हों, 2:30-3 बजे तक आपको सेट पे पहुंचना है, 1.5-2 घंटे में तैयार वगैरह होकर 6 बजे कैमरा रोल हो जाता है। तो एक फिल्म थी युवा, हाँ, जो कि बड़े बड़े स्टार थे उसमें, विवेक ओबेरॉय भी थे। बंगाल के बैकड्रॉप पे था, स्टूडेंट पॉलिटिक्स वगैरह ये सबको लेके। तो उस फिल्म में ज़्यादातर हिस्सा तो उन्होंने तमिलनाडु में शूट कर लिया, लेकिन जहाँ आउटडोर करना था, आउटडोर के लिए उनको बंगाल जाना था, ब्रिज वगैरह दिखाना, ट्रेन दिखाना, ब्रिज दिखाना, टैक्सी दिखाना, हाँ, सब कुछ। इसके लिए वहाँ पे गए। वो खर्च बहुत ज़्यादा होता, तो उस लिहाज से उन्होंने सिर्फ तमिलनाडु से चुनिंदा लोगों को लेकर वहाँ पे पहुँच गए बंगाल। वहाँ जाके सारी बात करके उन्होंने सिस्टम हायर कर लिया वहाँ के लोकल लोगों को लेके। अगले दिन सुबह ये जितने स्टार हैं 2:30-3 बजे पहुँच के रेडी होके 6 बजे से इंतज़ार शुरू। वहाँ जितने स्टाफ आने चाहिए थे उनमें से कोई आया नहीं। विवेक ओबेरॉय बता रहे थे कि इंतज़ार अब शुरू हुआ, 9-9:30 के बाद वो लोग आए। उतना में हीरो डायरेक्टर सुबह 6 बजे से तैयार है, डायरेक्टर एकदम रोल के लिए तैयार है, सपोर्टिंग स्टाफ कोई नहीं आया, कैमरा बाकी सारे टेक्निकल वाला। जब वो लोग आए तो मणिरत्नम एकदम हैरान, फिर उन्होंने कहना शुरू किया कि व्हाट इज़ दिस, आपको तो इतने बजे आना था। उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ तो ऐसे ही चलता है, यहाँ तो हम लोग इसी समय पे आएंगे। फिर खैर उन्होंने कहा कि चलो अब रोल करते हैं। बोला कि नहीं, अभी तो ब्रेकफास्ट का टाइम है। तो वहाँ आने के बाद फिर उन लोगों ने 1 घंटे ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर रोल शुरू हुआ। रोल शुरू होने के बाद ठीक 1 बजा लंच। विवेक ओबेरॉय बता रहे थे कि मणिरत्नम हो, मैं हूँ या कोई भी, हम लोग 10 मिनट में लंच करके 15 मिनट में काम के लिए रेडी। उन लोगों का 1 घंटे का लंच ब्रेक हुआ, फिर आराम हुआ, उसके बाद आके 1.5 घंटे काम किया और 5 बजे फिर वापस काम बंद करके निकल गए। उनका ये कहना था कि हमारे यहाँ ऐसे ही चलता है और इसी तरीके से हम काम करेंगे। फिर मणिरत्नम को परेशानी हुई कि फिर ये तो बहुत लंबी फिल्म खिंच जाएगी। तब उन्होंने ये किया कि तमिलनाडु से 150 लोगों का रिजर्वेशन करा के रेलवे से उनको बुलाया। उसके बाद ये जो जितने लोग थे उन्होंने ये कहा कि हमारा तो यूनियन है यहाँ पे, और जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो डिस्टर्ब करना शुरू की, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, फिल्म शूटिंग में। तो फाइनली मणिरत्नम को ये कहना पड़ा कि आपका जो भी पैसा बनता है पर डे का, आप वो पैसा लो हमसे,
लेकिन काम हमारा डिस्टर्ब मत करो, काम हम इनसे पूरी करा शूटिंग दे का पैसा लो, बस चले जाओ यहाँ से। बस चले जाओ, हमें डिस्टर्ब मत करो, हम अपना काम कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का कल्चर हो ये वही यूनियनबाजी वाला कल्चर, तो कहाँ से फिर इन्वेस्टमेंट होगा, कहाँ से पैसे आएंगे, कौन जाके आपके यहाँ काम करना चाहेगा। तो उस कल्चर के लिए बहुत ज़रूरी था। अच्छा, लेफ्ट में वही था, टीएमसी ने भी उसी को कंटिन्यू किया, जिसके चलते वहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं जा रहा। उस लिहाज से ये ज़रूरी था कि अगर राज्य का विकास करना है तो वाकई परिवर्तन इस रूप में होना चाहिए कि वर्क कल्चर में परिवर्तन हो। एक्चुअली वो वर्क कल्चर, पॉलिटिकल कल्चर, हर चीज़ वहाँ जो है बदलने की इस वक्त आवश्यकता है। और आज जब विधायक दल की बैठक में शुभेंदु अधिकारी का नाम अनाउंस हुआ, अमित शाह जी ने उसके बाद जो भाषण दिया और खुद शुभेंदु अधिकारी ने जो बोला, उसमें जो बातें की गई हैं वो बड़ी बंगाल के लोगों को तो मुझे लगता है अच्छी लगी होंगी, क्योंकि उन्होंने एक बार फिर से अपने चुनावी वादों को वहाँ बिल्कुल बिना लाग लपेट दोहराया है। जैसे ये भी लोग कहते हैं कि भाई वोट जो है तो ध्रुवीकरण का वोट है, सब हिंदुओं ने वोट कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। तो अमित शाह ने कहा कि ये ध्रुवीकरण का वोट नहीं था, नेशनल सिक्योरिटी का वोट था, क्योंकि हम घुसपैठियों की बात कर रहे थे। अब घुसपैठियों की बात जिनको समझ में आई, वो हिंदू एकजुट हो गए और वोट कर दिया, तो आप उसको धार्मिक ध्रुवीकरण ना मानिए। वो राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा था और उन्होंने कहा ये राष्ट्रीय सुरक्षा में सबसे बड़ा छेद था बंगाल, अब हम उसको भरेंगे, उसको भरने का काम करेंगे। और शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि मैं जब तक जिंदा हूं तब तक किसी को भय में रहने की जरूरत नहीं है, डर के नहीं जीना पड़ेगा, ये मेरा वादा। आप सोचिए कितनी बड़ी कमिटमेंट है ये, जिस व्यक्ति का निजी पीए को अभी 2 दिन पहले गोली मार के जिसकी जान ले ली। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, और शायद ही आपने किसी राज्य में किसी उड़बी मुख्यमंत्री को ये कहते सुना होगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ। ये लगाना पड़ा, क्यों लगाना पड़ा कि अगर आपके निजी सहयोगी की गोली मारकर हत्या की जा रही है, और तब की जा रही है जब आप उड़बी सीएम हैं, चुनाव में जीत हो चुकी है और सबको ये समझ में आ रहा है कि शुभेंदु अधिकारी अगले मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं। मतलब जिसने मर्डर की कंस्पिरेसी की उसको भी पता था कि ये मैं मुख्यमंत्री के सहायक को मार रहा हूँ गोली। दूसरा ये नहीं था कि स्पॉन्टेनियस अचानक गुस्से में आके, आवेग में आगे कोई घटना हो गई हो। पूरी प्लानिंग के तहत घेराबंदी करके गोली मारी गई, फिर जब तक वो मरा नहीं तब तक वो इंतजार किया जा रहा है। तो ये हौसला, ये जज्बा उस अपराधियों के अंदर, वो ये दुस्साहस करने का कहाँ से आओ? मतलब ये कि ये ढांचा, उनको अपने ढांचे पे इतना भरोसा होगा। एग्जैक्टली वही वो जो कहते हैं ना, जो अब काफी उसका दुरुपयोग भी होने लगा कि सरकार तुम्हारी, ये सिस्टम हमारा है। हाँ, वही बात बस 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 वही कि हम मुख्यमंत्री जो बनने जा रहा है उसके सहयोगी के निजी करीबी सहयोगी को भी हम ऐसे मार सकते हैं। एक मिनट और बात ही कर लेते हैं इसके ऊपर। अब आप सोचिए ना, मैं तो पढ़ रहा हूँ जो अखबारों में, जो वहाँ के लोकल लोग जो बता रहे हैं, जो लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ क्राइम हर स्टेट में है, बंगाल में, और उसका अलग स्तर होता है। भाई मुंबई में अंडरवर्ल्ड है, तो मुंबई का अंडरवर्ल्ड है, तो वो अंडरवर्ल्ड उस तरीके के हथियार, उस किस्म की टैक्टिक्स यूज़ करता था जब वो अंडरवर्ल्ड में ताकत थी। या किसी और बड़ी स्टेट के अंदर अपराध होता है तो पता लगे, मतलब आपके वेपन्स जो हैं उससे पता चल जाता है कि ये लोग कितने सोफिस्टिकेटेड हैं। बंगाल का कल्चर तो कट्टा वट्टा इस टाइप का कल्चर था। अगर किसी, मतलब जो अपराधी भी इस्तेमाल करता है, उसको लाखों लाख रुपए की ग्लॉक पिस्टल कहाँ से मिल गई, कहाँ से आ गई? लाखों का तो वो हथियार है जिसके खोखे गोली के नीचे मिले हैं, और प्लस फिर उसके पीछे कितना पैसा सुपारी देने में, क्योंकि वो दिख रहा है कि ये कॉन्ट्रैक्ट हायरिंग है। और वो रूट भी सारा, उन हथियारों का आने का रूट वही बांग्लादेश रूट है। मतलब बांग्लादेश के मार्फत उस प्रकार से हथियारों की स्मगलिंग हो रही है। और बांग्लादेश हथियारों की स्मगलिंग के मामले में सिक्योरिटी जो एजेंसीज के लोग हैं वो बताते हैं कि बहुत बड़े नए हब के तौर पर विकसित हो गया है कि वहाँ से बंगाल में आ जा रहा है, फिर वो इंडिया में पेनिट्रेट करता है। तो सिक्योरिटी के लिहाज से इतना बड़ा खतरा, अपराधियों का हौसला अगर इतना बढ़ा हुआ हो कि इस तरह से मर्डर कर सकते हो, और इतने हाई प्रोफाइल व्यक्ति का मर्डर। अब मैं इसको आज के सब्जेक्ट से मैं जोड़ता हूं देवेंद्र। अब आप देखें, शुभेंदु अधिकारी ने आज जो तेवर दिखाए हैं अपने पहले भाषण में, मैं इसको विक्ट्री स्पीच कहूंगा, उनकी एक्सेप्टेंस स्पीच थी है। तो वहां उन्होंने एक बिल्कुल नो नॉनसेंस पर्सन जो काम करने के लिए आया है और उसको मैंडेट है सफाई करने का, सब पूरे राज्य में जितनी गंदगी है, कचरा है, इसको सबको साफ करो और बंगाल को जो ग्लोरी बंगाल की थी, जो उसकी असल स्थान है, उस स्थान पर उसको पहुंचाओ। तो शुभेंदु अधिकारी एक पूरे मैंडेट और अथॉरिटी के साथ काम करेंगे। यह आज के उस पूरे 1 घंटे की पूरे कार्यक्रम को देख करके समझ में आ गया। अमित शाह जी का एयरपोर्ट पर पीठ थपथपाना, दोनों का एक गाड़ी में निकल के जाना, एक साथ पूजा करना, फिर वहां पर जिस तरीके का सम्मान उनको बाकी विधायक दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी के पैर छू रहे थे, कि ये एक बहुत पावरफुल चीफ मिनिस्टर होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है। और शायद ये भी सुन रहे हैं कि डिप्टी सीएम भी अभी तक क्लियर नहीं होंगे कि नहीं होंगे। बिल्कुल सौरभ, इसमें कोई दो राय नहीं कि बहुत पावरफुल सीएम के तौर पर ही उनको रखा जाएगा। और शुरू में जब बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया तो शुरू के दौर में टीएमसी से क्योंकि आए हुए थे, बीजेपी की टीएमसी से टकराहट चलते रही थी, ममता बनर्जी के राइट हैंड थे, तो इनके लोगों के साथ बीजेपी के लोगों की ऑलरेडी टकराहट ग्राउंड पे होती ही रही थी।
उस कंडीशन में फिर एक नया ध्रुवीकरण शुरू हुआ पार्टी के भीतर। तो दिलीप घोष या शुभेंदु अधिकारी में अनबन और इस तरह की चीज़ों की कहानियाँ बहुत आती थी। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी का एक तरह से कॉन्फिडेंस जीत लिया। गृह मंत्री अमित शाह का तो पूरा कॉन्फिडेंस जीता, और पार्टी में एक जो पोजीशन कहते हैं ना कि आप अपनी पोजीशन अर्न कर लो, वो अर्न किया शुभेंदु अधिकारी ने। इस बार बीजेपी की एकदम से कोशिश ये थी कि एक तो कोई फैक्शन ना हो, सभी साथ लेकर रहें, लेकिन शुभेंदु उसमें लीडर थे, इसमें कहीं कोई डाउट किसी और को भी डाउट में नहीं रहने दिया गया, किसी को नहीं रहने दिया। सबको ये पता था कि कोई वो रेस और मुख्यमंत्री हम बन जाएंगे और इस तरह की चीज़ें बिल्कुल नहीं थी। वहाँ पे क्लियर था, क्योंकि कोई भी डिसीजन लेना होता था तो शुभेंदु से बात होती थी, शुभेंदु जो चाहते थे उस काम को किया जाता था और उससे रिजल्ट मिलता था। तो वो क्लैरिटी एकदम थी। और अब जब मैंडेट आ गया तो इसमें भी एकदम तय मानिए कि गृह मंत्री अमित शाह का कुछ राज्यों में जिसमें बहुत ज़्यादा दखल रहता है, उनमें से अधिकांश में वो शासन छोड़े रहते हैं कि मुख्यमंत्री के भरोसे है। जहाँ बीजेपी शासन के राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार ऐसा होता है कि मुख्यमंत्री कुछ सलाह भी मांगते हैं, तो अगर बहुत जटिल विषय ना हो तो गृह मंत्री अमित शाह वो ये कहते हैं कि आप लोग देख लीजिए। बंगाल ऐसा राज्य होगा जिसमें वो इन्वॉल्व रहेंगे, क्योंकि वो नेशनल सिक्योरिटी का सीधे से मतलब है, और वहाँ एक ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए जहाँ से यहाँ से वो टास्क दें और उस टास्क को डिलीवर कर दें। इलेक्शन मैंडेट से मशीनरी खत्म हो जाएगी ऐसा तो है नहीं, तो उस तरह के मशीनरी में अगर आपको रिजल्ट पाना है तो बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना होगा, उसके लिए बहुत अथॉरिटी चाहिए थी, वही शुभेंदु को दिया जाएगा। ये बात मैंने आपसे क्यों पूछी देवेंद्र से कि क्योंकि एक पावरफुल चीफ मिनिस्टर जब होता है तो उसके परिणाम आप उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में देख सकते हैं। यूपी अपने आप में जीतना, विधानसभा का इलेक्शन एक बार नहीं 2 बार जीतना, उसके बाद लोकसभा में आपको पहली बार दूसरी बार में बहुत ही अच्छे परिणाम आना, तीसरी बार में ठीक है वहाँ पर कुछ कारणों से अच्छे उतने नतीजे नहीं आए। लेकिन ये बात बीजेपी भी जानती है कि बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश, ये 4 राज्य जहां उसके पास आज अच्छे तगड़े मुख्यमंत्री हैं, ये टीम में जब तक हैं, बीजेपी का अपने दम पर सत्ता में लौटना और विद फुल मेजॉरिटी लौटना, उसकी प्रबल संभावनाएं बनी रहेंगी। 29 में क्या होता है ये कोई जानता नहीं, लेकिन मैं अब ये बात आप कॉन्ट्रास्ट में कह रहा हूं। एक तरफ आपको अपोजिशन पूरा बिखरा हुआ दिखाई दे रहा है और बीजेपी बड़े बड़े राज्यों में सत्ता में आ चुकी है। उसके पास न केवल पावर है इन राज्यों में, बल्कि उसके पास पावरफुल लीडरशिप भी है। भाई बाकी सब जगह तो टेस्टेड लीडरशिप भी है। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, अभी जो ट्रैक रिकॉर्ड बताया शुभेंदु का उन्होंने, आसाम में हेमंता बिस्वा शर्मा है जिनका अपना प्रदेश जो है उसमें बहुत लोकसभा सीटें नहीं है, लेकिन फिर वो पूर्वोत्तर की जो है वो बात करते हैं। तो इस वक्त हर लिहाज से एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में बीजेपी दिखाई देती है, इसमें कोई दोहरा नहीं सौरभ। और उसके पीछे आप देखें तो एकदम से आपको एक डिजाइन समझ में आएगा, एक रणनीति समझ में आएगी कि इस रणनीति के तहत हम ये चल रहे हैं और ये हमें अचीव करना है, और वो अचीव कर रहे हैं। और बीजेपी का सबसे बड़ा जोर इसी बात पर रहता है कि आप टारगेट अचीव करें। टारगेट चाहे गवर्नेंस के मसले पे हो, जैसे प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि अगर कोई भी स्कीम हमको सैचुरेशन चाहिए। सैचुरेशन मतलब क्या, कि जितने लाभार्थी हो सकते हैं जो रिक्वायर्ड हों उन सबको आप लाभ दें। पॉलिटिकली भी यही सिचुएशन चाहिए होता है कि पॉलिटिकली जो आपको टास्क दिया जाए आप उसको अचीव करें। इनमें से अधिकांश राज्यों में आप देखें तो बीजेपी जिस तरीके से चल रही है और जिस तरीके का उसको रिजल्ट आ रहा है, निश्चित तौर पे 2029 के हिसाब से आप समझ सकते हैं कि एक तरह से रेड कारपेट ही बिस्तर नजर आ रहा है बीजेपी के लिहाज से। भाई जो आपने सैचुरेशन वाली बात कही, प्रदेश जीत के दे दिया, आप मान लीजिए मोदी जी के चेहरे पर आपको राज्य तो जीत गए, लेकिन अगर आपकी राज्य की लीडरशिप जो है, जो सरकार है राज्य की, अगर वो एक्टिव नहीं है तो काम उस रूप में नहीं होगा। बिल्कुल सौरभ, और उसका डिविडेंड भी वैसा नहीं होगा। और जैसे कल ही देखें कि इस तरह के मसले पे कल रात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12 बजे रात तक गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी कुछ नेता टॉप लीडरशिप के साथ बैठे हुए थे, और वहाँ पर बंगाल को लेकर तमाम डिस्कशन, उसमें बहुत सारी प्लानिंग चल रही है, कैसे करना है, क्या करना। तो रिजल्ट जीतने के बाद नेता का चयन होना है, और इतना परिश्रम, इतनी मेहनत। जैसे एक चीज़ आपने देखा होगा कि घुसपैठियों को लेकर बंगाल के इलेक्शन में बहुत कहा गया, वो बीजेपी उस पर बहुत ज़्यादा सीरियस है, मोर देन सीरियस जिसे कहें उतना सीरियस है कि बाहर से तो अब ना ही आए। उससे बड़ा मसला ये है कि जो आ गए हैं इनको हम कैसे बाहर निकालें, किस तरीके से। उनमें बहुत सारे विकल्प पे ऑलरेडी विचार चल रहा था, रिजल्ट से पहले से ही चल रहा था। रिजल्ट के बाद तो उसमें बहुत तेज़ी आ गई है कि इस काम को एकदम टॉप प्रायोरिटी में लेना है। तो एकदम से आपको नज़र आएगा कि जो टास्क बीजेपी
जिन टास्क का चयन कर लेती है उस पर काम वो करती है। और बहुत ज़रूरी उसमें ये होता है कि स्टेट लीडरशिप के पास इतनी अथॉरिटी हो कि उसको ग्राउंड पे उतार सके, खासतौर पे जटिल राज्यों में। हाँ। राजस्थान आसान राज्य है, मध्य प्रदेश आसान राज्य है, छत्तीसगढ़ आसान राज्य है, लेकिन यूपी नहीं, बंगाल नहीं, असम नहीं। मैं वहीं आ रहा था आपसे, क्योंकि एक वक्त क्योंकि इस इलेक्शन साइकिल में होते हैं, एक साइकिल में ये एक साल में ये राज्य है, इन पर चुनाव होगा। तो जब मुझे याद है, जब राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, छत्तीसगढ़ के नतीजे जब आए थे, तीनों राज्य भारतीय जनता पार्टी जीती और बहुत कयासबाजियां थी वहां पर, क्योंकि वहां पर एक सीनियर लीडरशिप इन राज्यों की पहले थी, शिवराज जी, वसुंधरा जी, रमन सिंह। अब इनके बाद कौन, इसके बाद 5 साल का गैप हुआ, 5 साल में वो लीडरशिप थोड़ी और ढल गई थी, लेकिन उनकी एस्पिरेशन अभी खत्म नहीं हुई थी। तो क्या उनको रखा जाएगा या नए चेहरे लाए जाएंगे? नए चेहरों में भी हम ही लोग बहुत बात करते थे, कौन होगा? सेंटर में उस प्रदेश से आने वाले बहुत सारे नेता थे, उनको क्या वहां भेजा जाएगा? लेकिन जो चुनाव हुआ वो सबको चौंकाने वाला था। लेकिन तो अब तब ये चर्चा चलती थी कि ये तो हैंडपिक सीएम वाली पार्टी बनती जा रही है, यस मैन वाले चीफ मिनिस्टर सब चाहिए। लेकिन उसके नेक्स्ट साइकिल में अब ये जितने राज्य आप देख रहे हैं, यहाँ तो कोई यस मैन वाला नहीं दिखा। देवेंद्र फडणवीस यस मैन नहीं है, शुभेंदु अधिकारी यस मैन नहीं होने वाले हैं। बिल्कुल सौरभ, ये वही आरोप लगाते हैं या समझते हैं, वही जैसे राजनीतिक विश्लेषक आरोप नहीं, वो तो समझते हैं इस बात को, जो बीजेपी के या पीएम मोदी के फंक्शनिंग को अभी नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं। जहाँ जिस चीज़ की ज़रूरत होती है वहाँ पर उस काम को करना, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की सबसे बड़ी खासियत होती है। जैसे बहुत सारे लोगों को हैरानी हुई होगी कि बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे जब नितिन नवीन जी का चयन किया गया तो अधिकांश लोग हैरान, बीजेपी के लोग हैरान, लेकिन उसके पीछे की उनकी सोच देखें और फंक्शनिंग जैसे आगे बढ़ रही है तो आपको एकदम से समझ में आ गया कि ऐसा नहीं था कि रात में सोए थे या सुबह उठ के सोचे कि चलो कुछ नया करते हैं, कुछ तूफानी करते हैं, तो नाम का चयन कर लिया गया। उस व्यक्ति का चयन किया गया जिसकी उम्र 50 साल से कम है, और उस 50 साल से कम उम्र में वो 5 बार का विधायी कार्य का अनुभव, मतलब ये कि 25 साल से तो जनता से सीधे सीधे आप रूबरू हो रहे हैं और जनता के मैंडेट पा रहे हैं। बीजेपी संगठन में अलग अलग समय तक काम करना, तो एक सब्सटेंस अंदर दिखा। और इतना बड़ा कदम लेना, इतना बड़ा स्टेप उठाना, पता है कि हाँ ये स्टेप हम क्यों उठा रहे हैं और किस सब्सटेंस उठा रहे हैं सौरभ। और मैंने बंगाल के इलेक्शन में देखा था, जैसा पीएम ने बोला आपको मंच से कि बंगाल के इलेक्शन में नितिन नवीन जी ने, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत सारे दिशा निर्देश दिए। कोलकाता में मैं था सर, उनके सामने था, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के सामने, और वहाँ पर पार्टी के कुछ नेताओं ने कुछ ला के उनको दिया कि ये करते हैं, दूसरे फेज के पहले की बात। और तुरंत उन्होंने ये कहा कि नहीं अब ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, जो हमारा फेज चल रहा है मोमेंटम इसी पे आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, चुनाव हम लोग जीत रहे हैं, अच्छा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, वो बैकफायर कर जाएगा। आप सोचिए कि इस तरह का अनुभव बाहर से तो लोग जो नहीं जानते वो नहीं समझेंगे, उनको लग रहा होगा कि जस्ट एक पिक करके बैठा दिया गया है। हकीकत इससे कोसों दूर रहता है। जहां एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वहां कर लें। वो भी ढल गए हैं अपने रोल में खूब। और ढलने के साथ साथ आप ये देखें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पता है कि ये सब्सटेंस ऐसा है जिसको मैं चुनूंगा, तो जिसको अनुभव है, तो पॉलिटिक्स तो एक ही थ्योरी के हिसाब से काम करती है। तो जो आदमी नॉर्थ ईस्ट में युवा मोर्चा के तहत काम कर चुका हो, बीजेपी की राष्ट्रीय टीम में युवा मोर्चा में काम कर चुका हो, बिहार में 3 बार जीत चुका हो, छत्तीसगढ़ में प्रभारी रह चुका हो, तो उसको पॉलिटिक्स सब कुछ आता है। परसेप्शन के हिसाब से, जनता की नज़र से वो क्या सोच रहे हैं कि आप सोचेंगे कि नया आ गया, कोई कम अनुभव वाले व्यक्ति आ गए। हकीकत तो इससे कोसों दूर है। तो पीएम वहाँ देख लेते हैं कि किस जगह की कौन सी जरूरत है। जैसे बंगाल में कोई एक्सपेरिमेंट हो सकता था ना ऑप्टिक्स के लिए, किसी महिला को बना सकते थे, हाँ, कुछ कर सकते। और दूसरी चीज़ ये कहना कि असम में भी ब्राह्मण सीएम, हेमंत बिस्वा शर्मा वहाँ होंगे, बगल का स्टेट है बंगाल, वहाँ भी ब्राह्मण सीएम, वो बिल्कुल भी इन सब बाइनरी में नहीं फंसे। उनको पता था कि यहाँ इस राज्य की दरकार क्या है, किस प्रकार का टास्क दिया जाना है, और वो टास्क डिलीवर कौन करेगा, तो शुभेंदु अधिकारी। ब्राह्मण वाले ट्रैप में तो खैर कभी भी नहीं है, मतलब कि कास्ट वाले ट्रैप में भाई देवेंद्र फडणवीस की इसी बात को लेकर के ये माइनस पॉइंट बताया जाता था कि ये ब्राह्मण है। ठीक है, वो आदमी जो सूटेबल है वो सूटेबल है, बस। अब उसको आप अपने नजरिए से समझ सकते हैं, बोल सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, लेकिन उनका जो नजरिया रहता है वो अपने हिसाब से रहता है। वो आप अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने तर्क के हिसाब से, अपनी समझ के हिसाब से, अपने प्री कंसीव नोशन के हिसाब से उसकी जैसी व्याख्या करना चाहें कर लें। वहाँ का जो सोचने का तरीका रहता है ना, और पीएम का तो मैं तो गवर्नेंस के छोटे छोटे मामलों में भी देखता हूँ सौरभ, इतना अलग सोचते हैं ना, और उसके पीछे एक थॉट प्रोसेस रहता है। अब 2024 का उदाहरण हमारा पास लास्ट रेफरेंस पॉइंट है। भारतीय जनता पार्टी ने 19 से 24 के बीच में बहुत बड़े बड़े काम किए थे। राम जी का मंदिर बना था, 370 हटी थी। मेरा तो अपना ये मानना है कि ये दोनों इतने बड़े काम थे कि अगर किसी के लिए ये मुद्दे हों तो फिर वो बहुत सारी 10 चीज़ों को और इग्नोर कर सकता था। ये इतने बड़े इशू थे जो डिलीवर किए थे भारतीय जनता पार्टी ने। लेकिन फिर आपने देखा बीजेपी का नंबर जो है वो 300 से गिर करके 240 पर आ गया, क्योंकि उसके पीछे वो एक पॉलिटिकल चैलेंज उनके सामने, एक नए किस्म का चैलेंज
पार्टी के सामने जो था वो आया था। तो अब जो जिस स्थिति में ऑपोजिशन इस वक्त दिखाई दे रहा है, भाई महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन ने मिलकर चुनाव लड़ा, डेंट किया उन्होंने। एक दो और तमिलनाडु में भी आप कह सकते हैं कि गठबंधन होने का विपक्ष का उसका नुकसान बीजेपी को हुआ। लेकिन जिस शेप में इस वक्त विरोधी दल दिखाई दे रहे हैं और दो बड़े विरोधी नेताओं का एक तरीके से किला ध्वस्त हो जाना, स्टालिन का और ममता बनर्जी का, ये बीजेपी के लिए 29 की राह कितनी आसान करता है? अपोजिशन के सौरभ, बहुत सारे नेताओं का, जो अच्छे नेताओं जिनसे कुछ हमारी बातचीत हुई थी पिछले दिनों पार्लियामेंट में, उनका ये कहना था कि 2024 के रिजल्ट के बाद उन लोगों को उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने के तरीके, उनके अंदाज, उनकी आक्रामकता में और फैसले लेने, डिलीवर कराने, इन सब चीज़ में कमी आएगी। उनका कहना था कि कोई फर्क ही नहीं पड़ा इस आदमी को, ये तो वैसे ही चल रहा है। चिदम्बरम ने बोला ना, ऐसे ही बोला था, और वो तो रिकॉर्ड पे बोल गए, और ऑफ रिकॉर्ड में भी खूब नेता इस बात को कहते थे कि हमारे लिए तो ये झटका है कि हम तो कुछ और मानकर चल रहे थे। तो जब इस तरह की स्थिति हो और बंगाल जैसा राज्य, वहाँ पर अगर बीजेपी जीत रही है सौरभ, तो 42 लोकसभा की सीटें आती हैं बीजेपी के लिए। आप कहें कि एक इंश्योरेंस मिल गया वहाँ पे, जब वो अधिकतम सीटें ले जाने की कोशिश वहाँ पे करेगी, और वो शुभेंदु अधिकारी के सामने वो एक टास्क होगा। दूसरा, तमिलनाडु में बीजेपी भले ही ना जीते, बीजेपी का गठबंधन भले ना जीते, अपोजिशन अगर बिखर गया तो अपने आप में एक ताकत हो जाती है। कांग्रेस पार्टी ने डीएमके के साथ जो किया, समझा जा सकता है कि अब कम से कम 2029 तक तो ये घाव भरने से रहा। बिल्कुल, वो विजय के साथ ही रहेंगे। और विजय अभी फिल्म स्टार की अपनी छवि के दम पे भले ही मैंडेट लेके आ गए, डिलीवर करना चैलेंज रहेगा, और अगर डिलीवर नहीं किया तो फिर लोकसभा में वो हवा नहीं रहेगी। वैसे भी इस चुनाव में हवा तो ये थी ना कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाना, इसलिए मैंडेट दिया गया, लेकिन लोकसभा चुनाव के लिए तो वो फैक्टर रहेगा नहीं। वहाँ तो नरेंद्र मोदी फैक्टर रहेंगे या दूसरी तरफ राहुल गांधी फैक्टर रहेंगे। तो वो किस रूप में तमिलनाडु डिलीवर करेगा, वो अलग देखने वाली बात रहेगी। तो आप देखें तो अपोजिशन बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग फेज में नज़र आ रहा है। यूपी का इलेक्शन जब होगा अगले साल, वहाँ अगर स्थिति अपोजिशन के लिए ठीक नहीं रही तो ऐसे ही बिखर जाएंगे। तो कुल मिलाकर बहुत स्मूथ ट्रैक कहीं नजर नहीं आ रहा। बल्कि अगर ये जिस रफ्तार में बीजेपी अभी बढ़ रही है, मैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए अभी आने वाले 2-3 साल तो और बहुत ज़्यादा खतरनाक इसलिए मानता हूँ। कांग्रेस पार्टी कहाँ है सत्ता में? हिमाचल में, तेलंगाना में, केरल में और कर्नाटक में। भाई चले, केरला तो खैर अब और 5 साल बाद ही आएगा। कर्नाटक पे भी चुनाव होना है, तेलंगाना में चुनाव होना है, बंगाल बीजेपी जीत सकती है, तो तेलंगाना कर्नाटक में क्या दिक्कत है फिलहाल? और वहाँ पर आप देखें तो कर्नाटक में कांग्रेस में जैसी क्राइसिस चल रही है और आज भी उस क्राइसिस का कोई सोल्यूशन नहीं निकाल पा रहे हैं। तो आप मेहनत करने का तरीका देखिए कि कितना आप एफर्ट लगा रहे हैं, क्या कुछ कर रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लैंडस्केप आप देखें, महिला आरक्षण को लेकर भी एक कदम उठ रहा है, वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर भी हो रहा है, नक्सलवाद को ख़त्म किया गया, 370 ख़त्म किया गया, बंगाल इलेक्शन भी आप जीत रहे हो। मतलब इतना वर्सटाइल आपको नज़र आएगा कि आपको समझ में आएगा कि एक मशीनरी के तौर पे चाहे सरकार हो या संगठन हो वो काम कर रहा है। दूसरी तरफ अपोजिशन के हिसाब से आप देखें तो वो मेहनत नज़र नहीं आ रही। ये बात इसलिए कही कि मतलब अगर कांग्रेस को ये लगता है कि चलो दक्षिण में तो हमारे पास एक इंश्योरेंस है कि हमारे पास दक्षिण की हमारी ज़मीन जो है वो बची हुई है, तो उस पर भी अभी ग्रहण लगने वाला है। और उसमें एक मज़ेदार चीज़ आप देखें तो कर्नाटक का तो हम लोग बात कर ली है, और प्रशांत किशोर ने, आपको ध्यान हुआ कि जो बहुत ज़्यादा इधर वायरल हुआ है तमिलनाडु के बारे में, विजय को लेकर जो उन्होंने कहा था कि विजय की सरकार आएगी, विजय मुख्यमंत्री बनेंगे और हमारा क्लिप ये रख लीजिएगा, वैसा ही उन्होंने तेलंगाना के बारे में कहा है कि अगली बार मैं पूरी ताकत लगाऊंगा रेवंत रेड्डी को हराने के लिए, क्योंकि रेवंत रेड्डी ने बिहारियों के बारे में वो चीज़ें बोल दी थी और वो बहुत ज़्यादा चर्चा में है। हाँ। तो ऑलरेडी मुझे लगता है कि रेवंत रेड्डी तो खतरे के निशान से वहाँ की जो नदी है ऊपर ही बह रही है। तो तेलंगाना इस वक्त कैसा दिखाई देता है? वैसे मतलब बीआरएस सरकार में थी, उसके खिलाफ चुनाव लड़के कांग्रेस पार्टी आई, लग ये रहा था कि बीजेपी और कुछ नहीं तो कम से कम मुख्य विपक्षी पार्टी तो बीजेपी बनेगी। इस वक्त इन तीनों पार्टियों के इक्वेशन में बीजेपी कहाँ है? जैसे इसमें अगर आप देखें तो बीआरएस उस रूप में कुछ करता नजर नहीं आ रहा है। तो अगले इलेक्शन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस ही होना है। और जिस प्रकार से वहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी मुस्लिम अपीजमेंट वाले बयान दे रहे हैं, ट्रैक है वो, सेम उसी ट्रैक पे जा रहे हैं, तो आप रिजल्ट समझ सकते हैं कि अगली बार उनके लिए भी कितना खतरनाक होने जा रहा है। क्योंकि तेलंगाना में वैसे भी बीजेपी ठीक ठाक स्थिति में आ चुकी है। ठीक है, बीजेपी की स्थिति वहाँ तमिलनाडु जैसी नहीं है पूरे राज्य के अंदर है नेटवर्क बीजेपी वो है, और कई जगह तो उसके बहुत मजबूत और दमदार नेता हैं। 4-5 सांसद भी जीत के आए हैं। बिल्कुल, तो वहाँ पर स्थिति आपको ज़्यादा खतरनाक नजर आएगी कांग्रेस पार्टी के लिहाज से, तेलंगाना वाला। और कर्नाटक आप कह रहे हैं बीजेपी अपने वेट के नीचे दबती जा रही है। कर्नाटक लगातार वो अपना लीडरशिप का उनका प्रॉब्लम ना अभी तक ना सुलझा है, ना सुलझता नजर आ रहा है। आज मोहन मांझी जी बंगाल में अमित शाह जी के साथ को ऑब्जर्वर थे, सह पर्यवेक्षक थे
जब शिवेंदु जी के नाम का उन्होंने ऐलान किया था, तो उन्होंने भी एक लंबा भाषण दिया और वहाँ उन्होंने ये कहा कि केवल केरल और तमिलनाडु को छोड़कर अब भारत के अंदर कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां बीजेपी या तो सत्ता में ना हो या मुख्य विपक्षी दल ना हो। आप इसको जरा स्टेटमेंट को एक बार अपने दिमाग में दोहरा के देखिए। बीजेपी जैसी पार्टी 14 से पहले कहां थी, इस वक्त कहां है, जो वो कह रहे हैं केवल 2 राज्य पूरे देश के जहां बीजेपी को उस रूप में अभी जगह नहीं मिली है लोगों के बीच, और बाकी पूरे देश के अंदर आ चुकी है। और यहाँ भी आप देखें कि मोहन चरण मांझी को ऑब्जर्वर क्यों बनाया गया है। जैसे गृह मंत्री अमित शाह को तो इसलिए ऑब्जर्वर बनाया गया कि शुभेंदु अधिकारी का चयन होना था, इतना बड़ा महत्वपूर्ण स्टेट। लगभग 10 लाख लोग उड़िया भाषी हैं बंगाल में। तो सोचिए ये पार्टी सोच ही रहा था कि बनाया तो बनाया, इनका इतना लंबा भाषण भी हो रहा है। सोचिए, और बार बार वो जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ, वो उस बात को कहना, बंगाल में आके जय जगन्नाथ कहना, क्योंकि बंगाल शुभेंदु ने भी बोला जी बिल्कुल। तो वो 10 लाख लगभग उड़िया भाषी लोग हैं, 35 से 40 विधानसभा में अलग अलग फंसे हुए हैं। तो इस रूप में क्लिनिकल एक्यूरेसी वाली पार्टी अगर कहीं काम कर रही हो, जो सर्जिकल कहते हैं ना कि सर्जिकल एक्यूरेसी आपकी ऐसी होनी चाहिए जो क्लिनिक्स में जैसा आप करते हैं, पॉलिटिक्स में वही एक्यूरेसी लेकर बीजेपी आई। बंगाल को बाकी राजनीतिक विशेषज्ञ या टीएमसी के लोग भी सौरभ जैसे समझ रहे थे ना, और जो बातें कहते थे, और बीजेपी जिस तरीके से वहाँ के लैंडस्केप को दिखा रही थी, लग रहा था कि कितना बड़ा फर्क है समझने में। जैसे टीएमसी के किसी नेता से आपने आलू की बात नहीं सुनी होगी कि आलू वाली समस्या कैसे है। बीजेपी के नेता बता रहे थे कि ग्राउंड पे जंगल महल के इस पूरे इलाके में ये इतना बड़ा इशू है, इसके लिए हमने वायदा किया है, और टीएमसी की सरकार इस पे वो कैंपेन में कभी कभी बीजेपी के लोगों से ही सुनी ये बात। अब सोचिए, और टीएमसी के लोग का भी नैरेटिव नहीं कहते थे। तो बहुत मेटिकुलसली प्लानिंग जिसे कहते हैं ना, वो करके फिर मेहनत करना, जिसका नतीजा होता है कि इस तरह से रिजल्ट आता है। और नतीजे आ जाने के बाद भी ऑप्टिक्स पे इतना ध्यान दिया जा रहा है, तो आप समझिए। एक कुछ चुनाव विश्लेषकों का एक बड़ा पेट फ्रेज होता है, आज चुनाव हो जाए तो, आज की परिस्थिति में इलेक्शन हो जाए तो बीजेपी को क्या मिलेगा। अब आप इसकी इस पूरी चर्चा की रोशनी में उस पर एक निगाह डाल सकते हैं। बाकी अपोजिशन जहां इस वक्त खड़ा है और जो आगे ट्रेजेक्टरी दिखाई दे रही है, खास तौर पर कांग्रेस पार्टी की, एक दिन प्रोग्राम में देवेंद्र जी से समय लेके उस पर भी आधे घंटे का प्रोग्राम करेंगे। क्या अपोजिशन ने ऑलरेडी गिव अप कर दिया है? 2029 की मैं बात कर रहा हूं कि आप शायद दिल में ये मान बैठे हैं क्या कि इस रूप में तो नरेंद्र मोदी को चुनौती फिलहाल नहीं दी जा सकती है? तो इस पर भी एक दिन बात करेंगे। लेकिन देवेंद्र, बहुत शुक्रिया आज आपका समय देने के लिए। आप देख रहे थे भारत की खबर, आज इतना ही।